जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के भाग 9 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग संख्या 9 यानी कि चैप्टर 9 को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज में हम लोगों का पहला लेक्चर हो चुका है। ये हम लोगों का दूसरा और अंतिम लेक्चर है पंचायती राज के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग ध्यान से पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पंचायती राज को आर्टिकल 243 में रखा गया। ठीक है, आर्टिकल 243 में रखा गया है। अब देखिए पंचायती राज में हम लोगों ने पिछले क्लास में सब कुछ पढ़ा था कि पंचायती राज का गठन कैसे हुआ था। वो सबको बहुत ही एक लंबा प्रोसेस था, जिसकी वजह से एक पंचायती राज का गठन किया गया था। तो आइए हम लोग ये दूसरा लेक्चर में और भी जो कुछ भी बचा है वो इसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पूरी तरह से। तो ध्यान से सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या है भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग का ये भाग संख्या 9 चल रहा है। ठीक है, भाग संख्या 9 चल रहा है, जिसका नाम है पंचायती राज यानी कि पंचायत या फिर पंचायती राज कर सकते हैं। ठीक है, पंचायती राज में हम लोगों ने काफी सारा चीज पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आर्टिकल संख्या 243, ठीक है, आर्टिकल 243 से क से लेके अड़ तक के बीच में रखा गया है। देखिए क से अड़ तक के रखने का मतलब ये है कि उसमें बहुत ही संशोधन हुआ है। तो क ख ग घ के अलग क ख ग घ उसी में सब कुछ मतलब जितना बढ़ाया जाता है अनुच्छेद, उसमें क से लेके अड़ तक के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए इसमें ये होता है, देखिए पंचायती समितियों में गणपूर्ति 1/20 होती है। देखिए पंचायत में क्या होता है कि हर एक 3 माह पर एक बैठक होती है। हर एक 3 माह में एक बैठक होती है और उस बैठक में देखिए गणपूर्ति का मतलब कि प्रेजेंटेशन। गणपूर्ति का मतलब कि प्रेजेंटेशन यानी कि उपस्थिति कितनी होनी चाहिए। तो जो भी हर एक 3 महीना की जो भी पंचायत में या कोई भी चीज में जब बैठक होती है तो बैठक में कितनी सदस्य की उपस्थिति हो रही है, वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं गणपूर्ति। तो पंचायती में क्या बोला गया है कि कम से कम 1/20 यानी कि कम से कम 5% सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कि 5% लोग की उपस्थिति रहनी चाहिए। संसद में वहीं पे देखेंगे तो संसद में 1/10 है 10%, और पंचायती राज में देखेंगे तो 1/20 यानी कि 5% लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। तो वही इसमें बोला गया है कि पंचायती समितियों में गणपूर्ति कम से कम 1/20 या फिर 5% होनी चाहिए। दूसरा देखिए इसमें बोला गया है कि पंचायती सदस्यों को हटाने के लिए, पंचायत के जो सदस्य हैं उनको हटाने के लिए जिला पंचायत अधिकारी को 15 दिन पूर्व सूचना देनी होती है और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है। देखिए किसी भी सदस्य को, चाहे वो संसद हो, विधानसभा, विधानमंडल, किसी को भी जो कि हटाने के लिए एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। ठीक है, यानी कि उसको जितने भी सदस्य रहेंगे तो 2/3 बहुमत से उसको पारित किया जाता है। ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, तब उसको हटाया जाता है। लेकिन हटाने से पहले जो उसके सबसे बड़ा अधिकारी रहता है उसको सूचना दी जाती है। जैसे संसद में किसी सदस्य को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, उसी तरह पंचायत में पंचायत के सदस्य को हटाने के लिए देखिए पंचायती राज में सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिला अधिकारी। ठीक है, देखिए पंचायती राज में सबसे होता है कि जिला पंचायत अधिकारी। ठीक है, यही पंचायती राज में सबसे बड़ा अधिकारी होता है कि जिला पंचायत अधिकारी। इसको कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना आपको देनी होगी। ठीक है, किसको, जो सदस्य लोग होते हैं जिसको हटाना है तो सदस्य 15 दिन पूर्व उसको सूचना देगा जिला पंचायत अधिकारी को, फिर उसके बाद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके सदस्य को हटा सकता है। ठीक है, ये है चीज। तीसरा देखिए क्या कहता है कि मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को देता है। ठीक है, मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देगा, जिला पंचायत अधिकारी, यानी कि सबसे बड़ा यही होता है जिला पंचायत अधिकारी। मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देगा, जिला पंचायत अधिकारी को देगा। आगे देखिए क्या है, आगे ये है कि पंचायत सदस्यों की खाली सीटों को 6 महीने के अंदर चुनाव द्वारा भरा जाता है या बचे हुए कार्यकाल के लिए आते हैं। ठीक है, मान के चलिए सपोज करिए कि प्रस्ताव पारित हो गया और वो सदस्य हट गया, वो सदस्यों को हटा दिया गया है। ठीक है, वो सदस्यों को हटा दिया गया है, लेकिन जब सदस्य हट गया तो उसका पद क्या है, खाली हो गया। ठीक है, उसका पद जब खाली हो गया तो फिर उसको लाने के लिए उसको भी लाना तो पड़ेगा ना। तो फिर उसके बाद उपचुनाव कराया जाता है। कौन सा चुनाव, उपचुनाव कराया जाता है। चाहे संसद हो चाहे कुछ भी हो, जो भी जिसकी सीट खाली होती है उसके लिए फिर एक उपचुनाव कराया जाता है। ठीक है, वो उपचुनाव बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा तो केवल 5 साल के लिए आएगा, नहीं, जितना कार्यकाल वो बचा रहेगा उसका उसी के अनुसार वो कार्य करेगा। जैसे कोई भी 5 साल के लिए है, 3 साल में या तो रिटायर हो गया है या फिर अपना त्यागपत्र दे दिया है या फिर उसे हटा दिया गया है, तो कोई भी जब चुनाव होगा कोई भी नया सदस्य आएगा तो केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा, यानी कि 2 साल के लिए आएगा।
ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है कि पंचायत सदस्यों की खाली सीटों को 6 महीने के अंदर चुनाव द्वारा भरा जाता है और जो नया आएगा सदस्य आएगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें ये बोला गया है कि पंचायतों के सभी स्तरों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करती है। ठीक है, चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, आगे देखिए, पंचायतों के वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। देखिए, पंचायती राज में एक वित्तीय स्थिति यानी कि कितने पैसे का खर्च है, कितने रुपए की जरूरत है, कितना पैसा चाहिए पंचायती राज के लिए, वो सबके लिए राज्यपाल क्या करते हैं? एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। हर एक 5 साल पे एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। वो वित्त आयोग बताएगा कि हाँ, हमें इतने पैसे की जरूरत है, इतना विकास करना है, ये करना है, वो करना है, जितने भी काम रहेगा वो सबकी जांच कौन करता है? वित्त आयोग। पैसे का मामला जहाँ रहेगा वित्त आयोग करता है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर देखिए क्या है, पंचायतों में क्या है कि एक विषय जोड़ा जाता है कि जैसे राज्य के लिए राज्य सूची होता है, संघ के लिए संघ सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है जो राज्य और संघ दोनों लोग देखते हैं। उसी प्रकार पंचायतों के लिए भी एक विषय दिया जाता है। वो विषय की संख्या कितनी होती है? 30 विषय की संख्या होती है, यानी कि 30 विषय में पंचायत उन्हीं 30 जो भी विषय उसमें 30 दिया रहेगा उसी को कार्य करेगा। ठीक है, 30 में साफ सफाई से लेके नाला गड्ढा गढ़ई जो भी सब कुछ रहेगा वो सब उस विषय में दिया रहेगा, उसी पे वो कार्य करेगा, पंचायत से रिलेटेड जो कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो वही उसमें बताया गया है कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1973 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 30 विषय का प्रावधान किया गया कि पंचायतों के लिए कम से कम 30 सब्जेक्ट होना चाहिए, उसी सब्जेक्ट के अनुसार वो अपना कार्य करेगा। ठीक है, आगे देखिए, पंचायतों की बैठक 3 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए। ठीक है, पंचायतों की बैठक यानी कि बैठक सत्र उसका कम से कम 3 महीने पे एक बार होनी चाहिए और उस बैठक में कम से कम 1/20 यानी कि 5% लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, पंचायती समिति में गणपूर्ति 1/20 यानी कि 5% लोगों की सदस्य उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का पंचायत से रिलेटेड जो कुछ भी है। आगे देखिए आता है कि पंचायती सदस्य। देखिए, पंचायती सदस्यों में और कौन कौन लोग होते हैं? ठीक है, पंचायती राज में सदस्य के रूप में और कौन कौन लोग होते हैं उसके बारे में देखते हैं। उसके बारे में क्या है, देखिए, सबसे पहला इसमें 6 पॉइंट होता है। सबसे पहला इसमें होता है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका में देखिए क्या होता है कि न्यायपालिका हम लोग आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब होता है, लेकिन पंचायतों में न्यायपालिका के लिए पंच होते हैं और पंच के एक सीनियर होता है, सरपंच जिसे कहते हैं। तो पंच होता है, पंच का सीनियर सरपंच। तो न्यायपालिका के लिए पंच और सरपंच होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका के लिए क्या होते हैं? देखिए, कार्यपालिका के लिए एक होता है वार्ड सदस्य और एक होता है मुखिया। वार्ड सदस्य और मुखिया, ठीक है, वार्ड सदस्य ही पैसे लेता है और मुखिया को देता है। मुखिया बताता है कि हमें इतना इतना हमें काम करना है, इतने पैसे की जरूरत है। तो वार्ड सदस्य और मुखिया ये सब कार्यपालिका होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका मतलब कि वो अपना काम करते हैं, कितना लेन देन हुआ सब कुछ क्या करते हैं, यही दोनों मिलकर करते हैं, वार्ड सदस्य और मुखिया। तीसरा क्या होता है? पुलिस। पंचायती राज में पुलिस में एक चौकीदार होता है। हर एक गांव में देखते हैं एक चौकीदार टाइप में बैठा रहता है, तो वही पुलिस का मतलब होता है चौकीदार एक होता है। ठीक है, आगे आता है राज्य सरकार। देखिए, राज्य सरकार अब पंचायती राज के लिए कौन कौन से अधिकारी नियुक्त करेगी? तो 4 प्रकार के अधिकारी पंचायती राज में होता है। ठीक है, सब इनका देखिए चुनाव वगैरह नहीं होता है, ये राज्य सरकार के द्वारा आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला क्या होता है? ग्राम सेवक। देखिए, ग्राम प्रधान के अलावा एक गांव में एक ग्राम सेवक होता है। ठीक है, एक ग्राम सेवक होता है, वो गांव का देख रेख करता है। उसके बाद एक होता है वीडियो मतलब कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। वीडियो होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर उसके बाद वीडियो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर उसके बाद ये होता है जिला पंचायत अधिकारी। तो 4 प्रकार के अधिकारी सब होते हैं। सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिला पंचायत अधिकारी। फिर होता है एक ग्राम सेवक होता है, वीडियो होता है और उसके बाद वीडियो होता है। ठीक है, तो यही 4 अधिकारी होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा आते हैं। आगे देखिए लेखा जोखा। देखिए, पंचायती राज में जमीन की लेखा जोखा के लिए लेखपाल, पटवारी और कानूनगो। पंचायती राज में जमीन की लेखा जोखा के लिए 3 प्रकार के लोग होते हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में लेखपाल कहते हैं, पटवारी कहते हैं और कानूनगो कहते हैं। ठीक है, तो जमीन की लेखा जोखा के लिए लेखपाल, पटवारी और कानूनगो होते हैं। और आगे देखिए जमीन की माप।
देखिए, पंचायती राज में ग्रामों में जमीन की माप के लिए एक अमीन रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जमीन की माप करते हैं, कितनी जमीन है, कितनी लंबाई चौड़ाई जो कुछ भी है, तो जमीन की माप पंचायती राज में कौन करता है, अमीन करता है। तो वही से बोला गया अमीन। तो समझ गए कि पंचायती सदस्य क्या होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पुलिस, राज्य सरकार, लेखा जोखा और जमीन की माप, ये लोग इनके सदस्य होते हैं पंचायती राज के। अब आगे देखिए, पंचायतों से संबंधित आयोग। आयोग तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, पहले ही वीडियो में सब कुछ जान लिया, लेकिन एक बार और जानिए कि ये कैसे बना था। तो सबसे पहला इसका हुआ था BR समिति 1957, मतलब कि बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले इसको पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता समिति की गठन किया गया था 1957 में। इन्होंने पंचायती राज से रिलेटेड त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया था, ठीक है। त्रिस्तरीय यानी ग्राम के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे और जिला के स्तर पे, 3 स्तरीय इन्होंने पंचायती का गठन किया था। दूसरा क्या है, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में हुआ था। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायतों को बनाया था, एक ग्राम स्तरीय और एक जिला स्तरीय। ये ब्लॉक स्तरीय के नहीं बनाए थे, ठीक है, एक ग्राम स्तरीय और एक जिला स्तरीय। 1977 यानी कि अशोक मेहता समिति ये रहा। फिर उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में एक कानून बन गया, इसका संशोधन किया गया और ये कानून बन गया। कानून कब बनाया, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में ये कानून बन गया। किसके आधार पर बना है, तो BR समिति यानी कि बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन उसी के आधार पर ये हुआ है। अब आगे एक और देखिए, पंचायतों के चुनाव कराने के समय का निर्णय राज्य सरकार लेती है, जबकि पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करती है। देखिए, पंचायत का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन किस टाइम कराना है ये डिसाइड कौन करता है, तो ये राज्य सरकार करती है कि किस टाइम डिसाइड करना है। क्यों, क्योंकि चुनाव कराने में बहुत से प्रक्रिया होती है, स्कूल कॉलेज ये सब खाली करना पड़ता है। तो जिस टाइम सरकार को लगे कि नहीं इस टाइम फ्री है, उस टाइम में क्या होता है, पंचायतों का चुनाव होता है। कराता कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग, और समय कौन डिसाइड करता है किस टाइम पे होगा, तो राज्य सरकार। आगे देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य देखिए यही था कि पंचायत, देखिए ग्राम में गांव के लोगों का क्या है ना कि वो बड़े लोगों से बात करने में थोड़े हिचकिचाते हैं, इसलिए अपने ही समूह के किसी लोग के किसी एक सदस्य को चुनकर कि वो अपनी बात कह सके, ताकि वो अपना विकास करे और आगे भी किसी को बात वो कहे, इसलिए कि सत्ता का केंद्रीकरण न होकर विकेंद्रीकरण हो जाए, ठीक है, यानी कि छोटे लेवल से शुरू होते 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 हुए बड़े लेवल तक जाए, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का पंचायत, इसको अनुच्छेद आर्टिकल 243 में रखा गया है, ठीक है। ये हम लोग का खत्म होता है पंचायती। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद।